हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग कल और आज दोनों के न्यूज डिस्कशन को देखने जा रहे हैं। कल यानी कि 5 जून और 6 जून दोनों को कल न्यूज डिस्कशन किसी कारणवश नहीं आ पाया था। तो आइए आज हम लोग दोनों दिन के न्यूज डिस्कशन को देखते हैं आज एक ही साथ। इससे वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पे न्यूज़ है, कल का ही ये न्यूज़ है कि गवर्नमेंट मूव टू हाइक वैट ऑन फ्यूल काउंटर प्रोडक्टिव। तो ठीक है, फ्यूल काउंटर प्रोडक्टिव यानी कि फ्यूल के साथ जो कुछ भी निकलता है, जैसे हम लोग पेट्रोलियम जब क्रूड ऑयल जब हम लोग एक्सट्रैक्ट कराते हैं वहाँ से, मतलब कि बाहर से हम लोग क्रूड ऑयल खरीदते हैं, ठीक है, तो उसको फिर यहाँ पे हम लोग रिफाइन करते हैं। उसके तहत डिफरेंट प्रोडक्ट निकलता है, जैसे पेट्रोलियम निकलता है, डीजल निकलता है, उसके बाद वैक्स निकलता है, केरोसिन निकलता है, ये सब पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। तो उस पर जो है अभी वैट जो है बढ़ाने के बारे में सोचा जा रहा है, ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्स बढ़ाने के बारे में सोचा जा रहा है। तब सोच रहा हूँ कि वैल्यू एडेड टैक्स एक्चुअली होता क्या है। तो पहले जो है हर सामान पे वैल्यू एडेड टैक्स लगता था, लेकिन अब जो है जीएसटी आ जाने से जो ऑब्जेक्ट जीएसटी में नहीं है, जो गुड्स जीएसटी में नहीं है, उसी पे सिर्फ वैल्यू एडेड टैक्स लगता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ वैल्यू एडेड टैक्स के बारे में पढ़ लेते। तो इसका फुल फॉर्म होता है, मतलब वैट का फुल फॉर्म होता है वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। और इसको डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स बोला जाता है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये एरिया पर डिपेंड करता है, आप किस स्टेट में रह रहे हैं। ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता था। तो जैसे हो सकता है किसी ऑब्जेक्ट पे बिहार में वैट कुछ और हो तो यूपी में कुछ और हो सकता था, ठीक है। इस कारण से इसको डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स बोला जाता है, या फिर इसको लोकेशन बेस्ड टैक्स बोला जाता है ना। लोकेशन ऑफ कंज्यूमर पे डिपेंड करता है, कंज्यूमर का लोकेशन कहाँ है। दुनिया के 166 देश में वैट लगता है, ठीक है। हालांकि इंडिया में ये जो है जीएसटी के अंदर आ चुका है, फिर भी पेट्रोल पे या फिर जो भी लीकर यानी कि शराब पे, तो मतलब कि जो ऑब्जेक्ट जो है जिसमें जो जीएसटी के अंदर अभी नहीं आता है उस पर वैट अभी लगाया जाता है। तो दुनिया के 166 देश में इसको लगाया जाता है अभी। और इंडिया में जो है लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार दो आइलैंड पे इसको नहीं लगाया जाता है। जैसे कि हम अभी बताएं कि ये जो है लोकेशन बेस्ड टैक्स है, तो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार पे वैट नहीं लगता है, ठीक है। मतलब पहले भी नहीं लगता था, अब भी नहीं लगता है। और देखा जाए तो इसको सबसे पहले लगाया गया था जर्मनी और फ्रांस के द्वारा वर्ल्ड वार 1 के समय। उस समय हालांकि इसका नाम वैट नहीं था, वैल्यू एडेड टैक्स नहीं था, उस समय इसका नाम था जनरल कंजम्पशन टैक्स, ठीक है। तो इसको सबसे पहले जनरल कंजम्पशन टैक्स के रूप में 1900 मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वार में ही जर्मनी और फ्रांस के द्वारा लागू किया गया था। लेकिन जब ये सक्सेसफुल रहा तो 1954 में फ्रांस के द्वारा इसको लागू किया गया था कंप्लीटली। जो अभी हम लोग वैट का फॉर्म देखते हैं वैल्यू एडेड टैक्स का, इस फॉर्म में वैट जो है सबसे पहले फ्रांस में लगाया गया था 1954 में, ठीक है। और इंडिया में जो है वैट लगाया गया था 1 अप्रैल 2005 से, मतलब 2005 के पहले इंडिया में वैट नहीं लगता था, ठीक है। तो इंडिया में वैट कब आया था, तो 1 अप्रैल 2005 को आया था, मतलब 2005 का जब सेशन स्टार्ट हुआ था उस समय से। और इंडिया में लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार दो जगह वैट नहीं लगता है, याद रखिएगा। इसको लोकेशन बेस्ड टैक्स बोला जाता है। फ्रांस के द्वारा 1954 में सबसे पहले लगाया गया था, और दूसरे फॉर्म में जनरल कंजम्पशन टैक्स के फॉर्म में वर्ल्ड वार 1 के समय जर्मनी और फ्रांस दोनों के द्वारा लगाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पे देखते हैं कि एनजीटी आस्क यूपी पीसीबी टू सबमिट रिपोर्ट। तो एनजीटी का यहाँ न्यूज़ में था, एनजीटी न्यूज़ में था, यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उससे कुछ मतलब उस पर एक रिपोर्ट मांगा है उससे। तो हम लोग एनजीटी के बारे में यहाँ देख लेते हैं। एनजीटी एक स्टैट्यूटरी बॉडी यानी किसी एक्ट के तहत बनाया गया, एनजीटी बनाया गया एनजीटी एक्ट 2010 के तहत, ठीक है। एनजीटी एक्ट 2010 के तहत इसका स्थापना हुआ। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके अलावा इसको 4 जगह मतलब कि ब्रांच ऑफिस है, याद रखिएगा, सीपीसीबी, चेन्नई, पुणे, कोलकाता और भोपाल, ये 4 जगह जो है इसका ब्रांच ऑफिस है। एनजीटी के लीड करते हैं, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जस्टिस होते हैं इसको लीड करते हैं। ये किसी भी केस को 6 महीने में सॉल्व करता है। एनजीटी जो है किसी भी केस को 6 महीने में सॉल्व करता है। इन्वायरमेंटल लॉ में डील करता है। इंडिया में जितने भी इन्वायरमेंटल लॉ हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितना भी लॉ है सब में डील करता है। 2 लॉ को छोड़ के, वो 2 लॉ कौन कौन है, तो एक है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 1972 का एक एक्ट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, और एक 1927 का एक्ट है इंडिया फॉरेस्ट एक्ट, ठीक है। तो ये दोनों एक्ट को छोड़ करके जितने भी इन्वायरमेंटल लॉ हैं सब में डील करता है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करता है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करता है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस होता क्या है एक्चुअली में, तो इसके तहत 2 चीज़ आते हैं, दो क्लॉज इसमें आते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने केस में जज नहीं हो सकता है और किसी को बिना सुने हुए सजा नहीं हो सकता। तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करता है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर को फॉलो नहीं करता है। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर को फॉलो नहीं करता है, ये याद रखिएगा। मतलब नॉर्मल जो कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, किसी भी तरह का कोर्ट, वो एक प्रोसेस को फॉलो करता है, उसको बोलते हैं कोर्ट ऑफ सिविल प्रोसीजर। उस प्रोसेस को फॉलो नहीं करता, इन्वायरमेंटल लॉ में डील करता है। 6 महीने में इसको केस को फाइनल करना होता है, ठीक है। ये था एनजीटी के बारे में। याद रखिए कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। एनजीटी एक्ट 2010 के तहत बनाया गया था, और इंडिया तीसरा ऐसा कंट्री जहाँ पे एनजीटी लाइक मैकेनिज्म है, मतलब एनजीटी इन्वायरमेंटल लॉ से डील करने के लिए स्पेशल ट्रिब्यूनल है। इंडिया तीसरा ऐसा कंट्री। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया पहला था, न्यूजीलैंड दूसरा, इंडिया तीसरा ऐसा कंट्री, ठीक है। ये यहाँ पे एक और न्यूज़ था कि हरियाणा गवर्नमेंट टू ओपन स्कूल फ्रॉम जुलाई। तो हरियाणा गवर्नमेंट जो जुलाई से स्कूल खोलने वाला, एक्चुअली बहुत सारे गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा नोटिस आ रहा है कि जुलाई में से स्कूल खोला जाएगा, लेकिन पहले जो 9 से 12 तक के क्लास के बच्चों को खोला जाएगा, ठीक है। और कहीं कहीं 10, 11, 12 सिर्फ खोला जाएगा।
तो देखा जाता है आगे क्या होता है। नेक्स्ट, यूथ गेट्स बेल इन सीए प्रोटेस्ट। तो सीए प्रोटेस्ट के सीए के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ लेते हैं, ठीक है। मतलब कि किसी को बेल मिला है सीए प्रोटेस्ट में, तो सीए प्रोटेस्ट में उसको पकड़ा गया था, अब जो है उसको बेल मिल चुका है, इसके बारे में बताया गया है। तो सीए के बारे में देख लेते हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसके तहत क्या था कि 31 दिसंबर 2014 के पहले, ठीक है, कोई व्यक्ति पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, ये 3 कंट्री से 6 कम्युनिटी का होना चाहिए। कौन कौन थे? हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी, क्रिश्चियन, ठीक है। हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, सिख, पारसी, क्रिश्चियन, इस 6 कम्युनिटी का 3 देश का 31 दिसंबर 2014 के पहले आना चाहिए। यदि इलीगल रूप से भी इंडिया में इंटर किया है, ठीक है, तो उस पर कोई केस नहीं होगा, और यदि केस हो गया है तो उसको वापस ले लिया जाएगा और इंडिया का सिटीजनशिप उसको दिया जाएगा, ठीक है। इंडिया का सिटीजनशिप उसको दिया जाए। इलीगल रूप से घुसने का मतलब है कि बिना डॉक्यूमेंट के घुसा है, बिना वीज़ा पासपोर्ट का इंडिया में आ चुका है किसी तरीके से बॉर्डर पार करके, ठीक है। और रीजन क्या दिया जाएगा? तो रिलीजियस परसिक्यूशन, मतलब वहाँ मतलब इतने कम्युनिटी कहीं क्यों शामिल किया है? क्योंकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में, ठीक है, ये 6 कम्युनिटी माइनॉरिटी में है और उन पर काफ़ी वहाँ धार्मिक प्रताड़ना हो रहा है। इस कारण से जो है इस तरह मतलब कि ऐसा कानून इंडिया में लाना पड़ा, ठीक है। और इस 6 कम्युनिटी 3 देश 31 दिसंबर 2014, और याद रखिए कि इंडिया में इनको जो मिलेगा मतलब नेशनलाइजेशन, सिटीजनशिप, ये नेचुरलाइजेशन का प्रोसेस से मिलेगा। इंडिया में सिटीजनशिप मिलने का डिफरेंट प्रोसेस है, तो उसमें एक प्रोसेस है नेचुरलाइजेशन, उसी के तहत मिलेगा। पहले नेचुरलाइजेशन का कंडीशन क्या था, या अभी भी कंडीशन वही है, 11+1, मतलब बाकी सारे, मतलब कि जो इसके अंदर नहीं आते हैं, जो CAA के अंदर नहीं आते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अलावा दूसरे कंट्री से यदि कोई इंडिया का सिटीजनशिप लेना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा? तो 11+1 यानी कि 11 साल रहना पड़ेगा इंडिया में। 11 साल कंटिन्यू नहीं, मतलब कंटिन्यू भी रह सकता है, 11 साल नॉर्मली रहेगा, मतलब कि इंडिया में आया फिर चला गया, फिर आया फिर चला गया, इस तरीके से। और 1 साल कंटिन्यू रहना पड़ेगा, तब उसको नेचुरलाइजेशन से मिलता है सिटीजनशिप। कोई भी नागरिक हो, ठीक है, किसी भी देश का हो, किसी भी धर्म जाति का हो, ठीक है। मान लीजिए कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से कोई मुस्लिम इंडिया का सिटीजन बनना चाहता है, ठीक है, तो क्या होगा फिर? तो उसको 11+1 रहना पड़ेगा, ठीक है। बाकी को लिए क्या किया गया है? 5+1, ये तीनों कंट्री से 5+1, मतलब 5 साल किसी भी तरीके से और 1 साल कंटिन्यू, ठीक है। तो यही मेन यहाँ दिक्कत है, तो यही इसी के लिए इतना प्रदर्शन हो रहा था कि सबको 5+1 किया जाए, ठीक है। तो ये था CAA के बारे में। नेक्स्ट, हाईकोर्ट अलाउ अनमैरिड वुमेन टू टर्मिनेट प्रेगनेंसी 23 वीक प्रेगनेंसी। तो यहाँ पे एक एक्ट मेंशन किया गया है, आखिर ये न्यूज़ बना क्यों? तो MTP एक एक्ट है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 का एक एक्ट है। इसके तहत बोला गया है कि 20 वीक तक प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है, ठीक है। 20 वीक तक प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है, लेकिन स्पेशल सर्कमस्टांसेज में, स्पेशल कंडीशन में, जैसे रेप विक्टिम हो, ठीक है, रेप विक्टिम हो या फिर डाइवोर्स्ड लेडी हो कोई, ठीक है। मतलब स्पेशल सर्कमस्टांसेज में कोर्ट के अप्रूवल से 24 वीक तक प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। तो न्यूज़ यही मेन था कि 20 वीक था पहले, मतलब कि 20 वीक है नॉर्मल कंडीशन में, 24 वीक है स्पेशल सर्कमस्टांसेज में, ठीक है, MTP एक्ट 1971 के तहत। यहाँ पे एक और कंडीशन है कि यदि 12 वीक से कम का प्रेगनेंसी हो, है ना, मतलब प्रेगनेंसी लेस देन 12 वीक, तो एक डॉक्टर का परमिशन चाहिए वहाँ पे, ठीक है, एक डॉक्टर का परमिशन चाहिए इसको टर्मिनेट करने के लिए, एबॉर्शन करने के लिए। और यदि 12 से 20 वीक का है, मतलब कि 12 से 20 वीक का यदि प्रेगनेंसी है, तो वहाँ पे 2 डॉक्टर का परमिशन चाहिए, ठीक है। तो ये था MTP एक्ट 1971 के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पे कि चाबीज एरिया बियॉन्ड इंडियन बॉर्डर्स आर्मी। तो आर्मी का ऐसा कल 2-3 दिन पहले एक न्यूज़ में आया था कि चाइनीज आर्मी के द्वारा इंडिया में इंटर कर जाने के कारण जो पास्चर है, मतलब कि जहाँ पे चराया जाता था जानवर को, उस जगह पे चाइनीज आर्मी का कब्जा हो गया है। इस कारण से मतलब कि डिफरेंट कम्युनिटी के लोग, डिफरेंट ट्राइब के लोग वहाँ पे नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है। इस तरह का न्यूज़ आया था, तो आर्मी के द्वारा क्लैरिफाई किया गया कि इंडियन टेरिटरी में कहीं भी जो है चाइनीज सोल्जर नहीं इंटर किए हैं, और जिस एरिया का वहाँ पे मेंशन किया गया था वो एरिया इंडियन बॉर्डर से बाहर है, ठीक है, इंडियन बॉर्डर के बियॉन्ड है। हालांकि वहाँ पे चारागाह था, मतलब कि जानवर चराने के लिए आदमी जाया करते थे, ठीक है, लेकिन इंडिया बॉर्डर के बाहर था, लेकिन जानवर चरा करके लौट आते थे। तो इस पर चाइना के द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं होता था, ठीक है। मतलब कि जो जानवर चरा रहे हैं उन लोगों को क्या पता है कि कौन इंडिया है कौन चाइना है ना। मतलब हर जगह बॉर्डर पर ताड़बंदी तो नहीं किया हुआ है, बस पॉल गाड़ा रहता है इस तरीके से। तो जिन लोगों को नहीं पता है या फिर ट्रेडिशनली कई सालों से वहाँ पे वो चराने जा रहे हैं, तो वहाँ पे अभी रोक दिया गया था, मतलब कि चाइनीज आर्मी के द्वारा। तो ये न्यूज़ में यही था, उस पर आर्मी का क्लैरिफाई किया गया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि मतलब कि इंडिया के टेरिटरी में चाइनीज लोग नहीं घुसा है, बल्कि अपने टेरिटरी में ही हुआ है, जहाँ मतलब इंडिया बॉर्डर से बाहर ही है।
ठीक है। तो द हिंदू का रिपोर्ट एक आया था इस नाम से कि अनईजी फ्रंटियर्स रॉब्स लद्दाख हर्डर फॉर पासर, ठीक है, 2-3 दिन पहले आया था, हम डिस्कस किए थे इसको। नेक्स्ट डिस्क्वालिफिकेशन सेट ऑन 7 नागालैंड एमएलए, तो नागालैंड के 7 एमएलए को जो है डिस्क्वालिफिकेशन से झेलना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ कहा गया गुवाहाटी हाईकोर्ट के द्वारा, ठीक है, गुवाहाटी हाईकोर्ट के कोहिमा बेंच के द्वारा। तो क्यों होगा, तो क्योंकि इन्होंने कांग्रेस को सपोर्ट किया है, ठीक है, लोकसभा इलेक्शन में। तो कांग्रेस को सपोर्ट करके कौन सा गुनाह कर दिया भाई, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि दिक्कत क्या है। तो एक एक्ट है यहाँ पे जिसको बोलते हैं एंटी डिफेक्शन, ठीक है। एंटी डिफेक्शन जो है 52nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत आया था, 52nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत आया था, राजीव गांधी गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था। और इसके तहत क्या कहा गया था, यदि कोई पार्टी, मान लीजिए कि ए है, एक पार्टी बी है, तो कोई आदमी जो है ए पार्टी के टिकट पे चुनाव जीत जाता है, बाद में वो बी पार्टी को सपोर्ट करने लगता है या फिर बी पार्टी का सदस्यता ले लेता है या फिर ए पार्टी के खिलाफ चला जाता है, तो फिर इस पार्टी का जो लीडर होगा स्पीकर से कहेगा, हाउस का जो स्पीकर होगा उससे कहेगा कि हम इसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। मतलब सिंपल, यदि आप किसी एक पार्टी के चुनाव चिन्ह पे जीतते हैं और जीतने के बाद आप दूसरे पार्टी में चले जाते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। तो किसी किसी कंडीशन डिस्क्वालीफाई नहीं भी होता है, तो क्या कंडीशन है, तो सबसे पहले सुनिए। तो सबसे पहले तो यदि आप जीत गए तो आप दूसरे पार्टी में गए तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। दूसरा, यदि आप नॉमिनेटेड मेंबर हैं, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह नॉमिनेटेड मेंबर होते थे, अब लोकसभा में नहीं होते हैं, ठीक है। तो पहले तो होते थे, 12 थे राज्यसभा में और 2 थे लोकसभा में। एक 104th बिल के तहत लोकसभा का कोटा हटा दिया गया। यदि आप नॉमिनेटेड मेंबर हैं, तब आपको छूट दिया गया है 6 मंथ का। 6 मंथ के अंदर आप किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर लीजिए। 6 मंथ के बाद आप ज्वाइन कीजिएगा तो आपको डिस्क्वालीफाई कर लिया जाएगा। यदि आप निर्दलीय जीते हैं, मतलब कि बिना पार्टी के जीते हैं, आपके कोई पार्टी का समर्थन नहीं था आपके जीतने में, और आप किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। यहाँ पे 6 महीने वाला रूल नहीं है, मतलब कि जीतने के 2 दिन बाद भी यदि आप कोई पार्टी को ज्वाइन कर लीजिएगा तो आप डिस्क्वालीफाई किए जा सकते हैं, ठीक है। और इसमें एक और एक्सेप्शन क्या था कि यदि आप स्पीकर बन जाते हैं, मतलब कि लोकसभा के गठन हुआ उसके बाद आप स्पीकर बन गए, तो स्पीकर बनने के बाद यदि पार्टी में रिजाइन कर देते हैं, ठीक है, पार्टी से रिजाइन कर देते हैं, तब आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, ठीक है। एक और इसमें एक्सेप्शन है कि यदि 1/10 मर्जर हो जाता है, ये बात कर रहे हैं हम लोग 52nd अमेंडमेंट एक्ट का, ये बात कर रहे हैं हम लोग 52nd अमेंडमेंट एक्ट का। तो इसके तहत जो है संविधान में 10th शेड्यूल ऐड किया गया था, ये भी याद कीजिएगा, 10th शेड्यूल ऐड किया गया था। तो यदि आप 1/10 मर्जर करते हैं, मतलब कि मान लीजिए किसी पार्टी के 30 सांसद हैं अभी लोकसभा में, और इसमें से 1/10 यानी कि 3 सांसद, ठीक है, सॉरी 1/10 नहीं 1/3, ठीक है। मान लीजिए कि 30 सांसद हैं, उसका 1/3 यानी कि 10 सांसद जो है दूसरे पार्टी को एक साथ ज्वाइन कर लेता है। मान लीजिए कि ए पार्टी के इलेक्शन पे जीता था चुनाव चिन्ह पर, बी पार्टी को ज्वाइन करता है 10 सांसद, ठीक है, तब वहाँ पे डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। तो उस समय सोचा गया था कि एक, मतलब उस समय इतना अदल बदल नहीं होता था, ठीक है, तो सोचा गया कि 10 सांसद, मतलब कि 1/3 सांसद को एक साथ हो जाना एक, मतलब कि टफ प्रोसेस होगा। लेकिन बाद में देखा जाने लगा कि ये भी हो रहा था, मतलब एंटी डिफेक्शन को पास करने के लिए अब जो है पहले एक एक आदमी पार्टी चेंज करता था, अब ग्रुप में चेंज होने लगा है ना। मतलब 30 सांसद यदि किसी के जीते हुए हैं, जीते हुए सांसद का देखना है ना, जीते हुए सांसद का 1/3 मेंबर यदि पार्टी चेंज कर ले तब डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता था। तो बाद में देखा कि ये भी होने लगा, तब उसके लिए 91st अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। 91st अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, अटल बिहारी गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था, ठीक है। इसके तहत क्या किया गया, तो 1/3 जो प्रोसेस था उसको 2/3 कर दिया गया, यानी कि अब 1/3 मर्जर नहीं कहलाएगा, 2/3 कहलाएगा। मतलब यदि कि 30 पार्टी के 30 मेंबर जीते हुए हैं, जीते हुए 30 मेंबर हैं लोकसभा में, तो अब 20 लोग जो है छोड़ देते हैं पार्टी को, 20 सांसद यदि पार्टी को छोड़ के दूसरे पार्टी में चले जाते हैं, तब वहाँ पर डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, बाकी केस में डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके तहत एक और लाया गया था 91st अमेंडमेंट एक्ट के तहत कि 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं बनाया जा सकता। पहले क्या होता था कि जितना मन उतना मंत्री बना दिया जाता था, ठीक है। तब किया गया कि जितने हाउस का स्ट्रेंथ है, हाउस का स्ट्रेंथ यदि 500 का है तो 500 का 15% कितना हो जाएगा, 75, ठीक है। तो 75 से ज़्यादा मंत्री आप नहीं बना सकते। उसी तरह से लोकसभा में जैसे हाउस ऑफ स्ट्रेंथ है 543, तो इसका 91st आता है, 91 आता है 15%, यानी कि आप 91 से ज़्यादा मंत्री नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो ये था एंटी डिफेक्शन के बारे में, डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कि पाकिस्तानी नेशनल हेल्ड इलिसिट पान मसाला सीज, तो यहाँ पे बताया गया है कि पान मसाला का बिक्री अभी बैन है, ऑल ओवर इंडिया बैन है। यदि कोई बेच रहा है तो फिर वो इलीगल है, ठीक है। कब से बैन है, तो 25 मार्च से बैन है। और कब तक बैन है, जब तक कोविड-19 ठीक ना हो जाए, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इशू ना कर दे नोटिस। तभी ऑल ओवर इंडिया, ऐसे बहुत सारे स्टेट में पान मसाला पहले से बंद था, जैसे बिहार में बंद था, ठीक है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट में बंद है। उसके अलावा झारखंड मतलब बंद किया था 2 साल के लिए अभी, कि जब तक कोविड-19 ठीक नहीं होता तब तक बैन किया था। बिहार में परमानेंटली बैन है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 25 मार्च को एक नोटिस जारी किया गया था
ऑल ओवर इंडिया के लिए कि पान मसाला का बैन जो है, मतलब कि पान मसाला का भी बेचना बंद कर दिया जाए। तो इंदौर में जो यहाँ पे द डायरेक्टर जनरल जीएसटी इंटेलिजेंस हैज अरेस्टेड अ पाकिस्तानी नेशनल एंड सीज कैश इलिसिट पान मसाला। ठीक है, इंदौर में जो है इस तरह से काम करते हुए एक पाकिस्तानी आदमी को पान मसाला बेचते हुए पकड़ा गया, तो इसीलिए उसके पान मसाला को जब्त करके उसको जेल अभी भेज दिया गया है। और एक मतलब कि इलीगल रूप से इंडिया में नहीं आया था, वो एक वीज़ा पे आया था, लॉन्ग टर्म वीज़ा लेकर के आया था इंडिया में। ठीक है, लेकिन वो काम गलत कर रहा था, तो उसको अभी 14 दिन का जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। ठीक है, तो याद रखिए पान मसाला का बैन अभी किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट है इंडिया ऑस्ट्रेलिया मीट्स स्ट्रेंथन टाइज। तो जैसा कि पता हो कि इंडिया की तरफ से पहला वर्चुअल समिट, ठीक है, वर्चुअल समिट करने मतलब क्या होगा कि इस तरीके से आमने सामने बैठ करके, मतलब कि टीवी स्क्रीन पे बैठ करके इस तरह से मीटिंग होगा। पहले क्या होता था कि लोग यहाँ से वहाँ जाते थे या फिर वहाँ से यहाँ आते थे और मीटिंग होता था, तब वर्चुअल समिट हो रहा है आजकल। ठीक है, तो इंडिया की तरफ से पहला समिट था। हालांकि इंडिया के पहले सार्क समिट लिया गया था, फिर G20 का एक बैठक हुआ था, तो लेकिन बायलेटरल समिट की बात किया जाए मतलब किसी एक कंट्री के साथ, तो इंडिया का पहला समिट था इस तरह का। तो हम लोग देखते हैं कि क्या क्या हुआ यहाँ पे। तो एक एग्रीमेंट साइन हुआ, 9 एग्रीमेंट साइन हुआ यहाँ पे, उसमें से एक था म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट, और इसके अलावा एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन भी इशू किया गया। ज्वाइंट डिक्लेरेशन मतलब दोनों पार्टी उस पर सहमत है। शेयर्ड विजन फॉर मैरीटाइम कोऑपरेशन द इंडो पैसिफिक रीजन, तो इंडो पैसिफिक रीजन में मिलजुल कर काम करेंगे, इसके बारे में यहाँ पे सहमति बनाया गया। इसके अलावा बताया गया 2+2 फॉर्मेट किया जाए। तो 2+2 डायलॉग क्या होता है हम यहाँ पे बताते हैं। 2+2 डायलॉग जो है सबसे पहले यूएसए करता था 2 कंट्री के साथ, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ। ठीक है, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ यूएसए के द्वारा 2+2 डायलॉग होता था। 2+2 डायलॉग का मतलब क्या होता है, 2+2 यानी कि एक होते थे डिफेंस मिनिस्टर, एक होते थे फॉरेन मिनिस्टर, एक होते थे डिफेंस मिनिस्टर, एक होते थे फॉरेन मिनिस्टर, दोनों कंट्री के, मतलब यूएसए और इंडिया के, यूएसए और जापान के बीच में मान लीजिए कि हो रहा है, तो यूएसए के डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर और जापान के डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर, ये दोनों का, ये चारों आदमी का मीटिंग होता था, तो उसको बोलते हैं 2+2 डायलॉग। तो पहले यूएसए के द्वारा किया जाता था जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ। ठीक है, लेकिन 6 सितंबर 2018 को यूएसए और इंडिया के बीच में पहली बार 2+2 डायलॉग हुआ था। ठीक है, यूएसए और इंडिया के बीच में पहली बार 2+2 डायलॉग हुआ था। कब, तो 6 सितंबर 2018 को। ठीक है, यूएसए और इंडिया के बीच में। तो इंडिया यूएसए के लिए तो तीसरा कंट्री हो गया ना जिसके साथ 2+2 डायलॉग है। ठीक है, और लेकिन इंडिया के लिए पहला कंट्री था जिसके मतलब कि जिसको 2+2 डायलॉग है मिनिस्टर लेवल का। ठीक है, लेकिन इंडिया का भी किसके साथ 2+2 डायलॉग है, तो यूएसए के साथ सबसे पहली बार हुआ था 6 सितंबर 18 को, उसके बाद जापान के साथ है। ठीक है, उसके बाद जापान के साथ है। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या था, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ काफ़ी पहले से, मतलब ये तो 2018 में हुआ ना, मिनिस्ट्री लेवल का, मंत्री लेवल का। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में बहुत पहले से सेक्रेटरी लेवल का, सेक्रेटरी यानी सचिव लेवल का, ठीक है, जो IAS लोग होते हैं, है ना, उस ऑफिस में, तो सेक्रेटरी लेवल का 2+2 डायलॉग इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में काफ़ी पहले से हो रहा है। ठीक है, काफ़ी पहले से मतलब कि आई थिंक 1990 के ज़माने से ही हो रहा है। हम ईयर कन्फर्म नहीं बता पा रहे हैं, आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो काफ़ी पहले से हो रहा है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 2+2 डायलॉग, लेकिन मिनिस्टर लेवल का नहीं बल्कि वो सेक्रेटरी लेवल का हो रहा था। तो यहाँ पे बात किया है कि उसको अब जो बढ़ा करके मिनिस्टर लेवल का किया जाए। क्यों कि यूएसए भी कर रहा है किसके साथ, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ, इंडिया के साथ। इंडिया किसके साथ कर रहा है, यूएसए और जापान के साथ, तो इंडिया को भी ऑस्ट्रेलिया के साथ कर ही लेना चाहिए 2+2 डायलॉग। ठीक है, तो 2+2 डायलॉग में उसके लिए होता क्या है, तो फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर ये दोनों वहाँ पे मीटिंग करते हैं। ठीक है, फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर दोनों मीटिंग करते हैं दोनों कंट्री के, तो उसको बोलते हैं 2+2 डायलॉग। तो ये था 2+2 डायलॉग के बीच में। पहला 2+2 डायलॉग जो इंडिया और यूएसए के बीच में होता दिल्ली में हुआ था, दूसरा हुआ है वाशिंगटन में, मतलब कि अमेरिका में, अब तीसरा फिर से इंडिया में होने वाला है। ठीक है, अब कब होगा कन्फर्म नहीं, लेकिन तीसरा जब भी होगा इंडिया में होगा। उसके बाद यदि देखा जाए तो जी समिट में ये दोनों मिलने वाले हैं। अभी आपको पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो यूएसए के प्रेसिडेंट, उनके द्वारा बोला गया था कि G7 को जो है वो G8 या G10 या G11 बनाना चाहते हैं। G11 क्यों या G10 क्यों, क्या होता है, तो पहले हम देखते हैं कि 1973 में एक ऑयल क्राइसिस आया था, 1973 में। इसको देखते हुए 6 कंट्री के जो है मेंबर मिले, यहाँ पे 6 कंट्री के मेंबर मिले, तब बना 1975 में G6। ये 6 कंट्री कौन थे, तो यूएसए, यूके, ठीक है, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान, इतने देश के लोग यहाँ पे मिले। यूएसए, यूके, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान, 6 देश के लोग मिले, तब बन गया G6। कब, 1975 में। फिर 1976 में जस्ट एक साल बाद कनाडा ज्वाइन कर लिया इसको, तब बन गया G7। उसके बाद फिर 1998 में इसको रसिया ज्वाइन कर लिया, तब बन गया G8। ठीक है, उसके बाद 2014 में रसिया जो है क्रीमिया रीजन को एनेक्स कर लिया। ठीक है, एनेक्स के लिए मतलब हथियार लिया बोल सकते हैं, कब्जा कर लिया 2014 में।
तो G8 से बन गया G7, मतलब कि सारे कंट्री रसिया को बाहर कर दिए कि ये क्रीमिया का एनेक्सेशन करना रसिया के द्वारा गलत है, ठीक है, इसलिए हम लोग इसके साथ मीटिंग नहीं करेंगे, इस ग्रुप से इसको बाहर कर देते हैं। तो G8 से बाहर कर दिया गया रसिया को, तो फिर से बन गया G7 2014 में। 2014 से अभी तक जो है G7 है, ठीक है। पिछले बार फ्रांस में इसका मीटिंग हुआ था, पिछले बार इसका फ्रांस में मीटिंग हुआ था बियारिट्ज में, फ्रांस का एक शहर है बियारिट्ज, वहाँ पे हुआ। तो वहाँ पे इंडिया को जो है, इंडिया यानी कि इंडियन गवर्नमेंट को ऑफिशियल गेस्ट के रूप में बुलाया गया था, गेस्ट के रूप में बुलाया गया था, मेंबर के रूप में नहीं, ठीक है। तो इंडिया नरेंद्र मोदी के द्वारा वहाँ पे गया, मतलब कि वहाँ प्रेजेंट हुआ था, नरेंद्र मोदी के द्वारा वहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट किया गया था। इस बार क्या हुआ, 2-3 दिन पहले का न्यूज़ है, अभी यूएसए में होने वाला था G7 का मीटिंग, वहाँ पे बोला गया कि हम चाहते हैं, यूएसए के डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा बोला गया कि G7 को फिर से मतलब रसिया को फिर से लिया जाए तो G8 बन जाएगा, और उसके अलावा 3 कंट्री और, कौन, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया, ये 3 कंट्री को और लिया जाए और यहाँ पे G11 बनाया जाए, ठीक है। तो इस तरीके से, तो यहाँ पे अभी जो है कंफर्म नहीं हुआ है, क्योंकि सिर्फ एक कंट्री बोला है ना, G7 में अभी भी 7 कंट्री है, तो 6 कंट्री तो और है भी यूएसए के अलावा, तो सातों कंट्री जब तक सहमत नहीं हो जाते तब तक कोई नया एडमिशन कैसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाएगा इन फ्यूचर क्या होगा, लेकिन इस बार के मीटिंग के लिए जो यूएसए में होने वाला है, इस बार के मीटिंग के लिए बाकी चारों कंट्री को बुलाया गया है, रसिया, साउथ कोरिया, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, ये चारों कंट्री को एज अ गेस्ट बुलाया गया है, अभी एज अ मेंबर नहीं। तो इस बार फिर से, मतलब कि बैक टू बैक 2 साल लगातार, पिछले साल भी बुलाया गया था फ्रांस में 2020 में, इस बार भी इंडिया को बुलाया जाएगा वहाँ पे, ठीक है, G7 समिट में। तो बोला है कि G7 समिट में फिर से दोनों आदमी मिलने वाले हैं, स्कॉट मॉरिसन और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उसके अलावा जो है यहाँ पे बोला गया कि इंडो पैसिफिक रीजन में हम दोनों का एक जैसा स्टेटमेंट है, मतलब एक जैसा हम लोग मानते हैं इंडो पैसिफिक को। यहाँ पे एक लीगल ट्रीटी का मेंशन किया गया, क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना अपना दबदबा बनाना चाहता है, तो इसी को काउंटर करने के लिए जो भी दूसरे कंट्री हैं जो मैरीटाइम बाउंड्री रखते हैं उनको बुलाया जा रहा है वहाँ पे। एक ट्रीटी है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, यूएन क्लॉज ट्रीटी, ये साइन हुआ था 1982 में, 10 दिसंबर 1982 को साइन हुआ था, 10 दिसंबर 1982 को साइन हुआ था, लेकिन फोर्स में आया था 16 नवंबर 1984 को, 1994 को, ठीक है, 1994 को ये साइन हुआ था, 10 दिसंबर 1982 को ये साइन हुआ था, और फोर्स में आया मतलब कि लागू कब हो गया, तो 12 साल बाद 16 नवंबर 1994 को ये लागू हुआ, ठीक है। ये है यूएन क्लॉज ट्रीटी के बारे में। नेक्स्ट है कि इसमें चाइना के बारे में कोई बातचीत नहीं हुआ, ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है या फिर कोविड-19 पे ब्लेम करना हो, ये सब के बारे में कोई बातचीत नहीं हुआ। और मालाबार एक्सरसाइज के बारे में कोई बातचीत नहीं हुआ। मालाबार एक्सरसाइज एक्चुअली होता क्या है, तो ये ट्राईलेटरल एक्सरसाइज है। ट्राईलेटर कहना मतलब कि 3 कंट्री मिल के करते हैं। इसमें कौन कौन 3 कंट्री है, तो यूएस है, यूएस, जापान और इंडिया, ठीक है। एक ग्रुपिंग है क्वाड, याद रखिए ग्रुप है क्वाड, मेनली मिलिट्री वाला ग्रुप है, मतलब कि इसमें हर एक ग्रुप का एक अपना स्पेशल पर्पस होता है कि आप इकोनॉमिक एजेंडा को देखेंगे या मिलिट्रिकल एजेंडा को देखेंगे, है ना, किस तरह के एजेंडा को देखेंगे, ठीक है। हर कंट्री का अपना एक ग्रुप होता है, मतलब कि हर ग्रुप का अपना एक मैंडेट होता है कि किस तरीके का आप इस काम करना चाहते हैं, ठीक है। तो क्वाड ग्रुपिंग में 4 कंट्री है, यूएसए, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो पहले यूएस और इंडिया के बीच में मालाबार एक्सरसाइज हुआ करता था। मालाबार एक्सरसाइज जो है क्वाड बनने के पहले इंडिया और यूएस के बीच में होता था। 1992 से इंडिया और यूएस के बीच में हो रहा था। 2015 में इसको ज्वाइन किया गया जापान के द्वारा, है ना, मतलब जापान क्वाड जब बना तो जापान बोला कि हम भी मिल जाते हैं इसमें, तो अभी ट्राईलेटरल है। उस समय ऑस्ट्रेलिया को भी बुलाया गया था, ऑस्ट्रेलिया भी इसमें पार्टिसिपेट कर चुका है। ये अभी जो है मालाबार 3 कंट्री के बीच में होता है, इंडिया, यूएस और जापान के बीच में। इंडिया यूएस तो 1992 से कर रहे हैं, जापान 2015 में आया था। इसको 2 कंट्री और इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर चुके हैं टेम्पररी फॉर्म में, एक है ऑस्ट्रेलिया, एक है सिंगापुर। ऑस्ट्रेलिया भी इसमें 1 साल आया था, सिंगापुर भी आई थिंक 1 साल ही आया है इसमें, इस एक्सरसाइज में, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया को आना चाहिए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया क्वाड ग्रुप में उसको परमानेंटली आना चाहिए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं आता है, तो जब ऑस्ट्रेलिया इस ग्रुप में आया था तो 4 कंट्री मिलकर एक्सरसाइज किए थे, तो चाइना के द्वारा ऑस्ट्रेलिया को प्रेशर दिया गया कि आप क्वाड ग्रुप, मतलब कि आप इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट मत कीजिए, है ना। तो चाइना के प्रेशराइज होने के कारण ऑस्ट्रेलिया जो इस ग्रुप, मतलब कि मालाबार एक्सरसाइज को छोड़ दिया था, ठीक है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया फिर से आना चाहता है इसमें, ऑस्ट्रेलिया फिर से इसमें आना चाहता है कि मालाबार एक्सरसाइज में हमको भी शामिल कीजिए, फिर से शामिल कीजिए, है ना। और इस बार चाइना के कहने पे हम छोड़ के नहीं जाएंगे, लेकिन यूएस कहता है कि नहीं, पिछले बार तो तुम तो चले गए थे चाइना को छोड़ के, कोई भरोसा नहीं हमको, हम शामिल नहीं करेंगे। तो फिर ऑस्ट्रेलिया जो है इंडिया को मतलब कि पैरवी करने के लिए बोलता है कि आप यूएस को बोलिए कि मालाबार एक्सरसाइज में शामिल कर लिया जाए ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है। तो हालांकि अभी इस पर कोई डिस्कशन नहीं हुआ है, यही यहाँ पे बताया गया। नेक्स्ट है यहाँ पे कि इसके अलावा और भी कई तरह के एग्रीमेंट साइन हुए हैं, और यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी को लेकर के, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर के, फिर या फिर पढ़ाई एजुकेशन को लेकर के कई तरह के। तो मेन यहाँ पे जो भी डील साइन हुआ था, जो भी इस न्यूज़ से था, हम यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लिए इसमें। याद रखिए कि पहला वर्चुअल समिट था और 4 जून को हुआ था, ठीक है।
नेक्स्ट, वंदे भारत मिशन सेट टू ब्रेक इवैक्यूएशन रिकॉर्ड। इवैक्यूएशन का मतलब होता है कि वापस लाना, किसी का अपने देश के लोगों को दूसरे कंट्री से वापस लाना, उसको हम लोग, उस प्रोसेस को हम लोग इवैक्यूएशन बोलते हैं। तो वंदे भारत जो मिशन है, इवैक्यूएशन का रिकॉर्ड था पहले का गल्फ वार के समय। गल्फ वार के समय 1.76 लाख है ना, मतलब 1,76,000 लोगों को दूसरे कंट्री से इंडिया में लाया गया था, खास करके कुवैत से लाया गया था। ठीक है, कुवैत और कतर वाले, सॉरी कतर नहीं, कुवैत से लाया गया था। कुवैत और बहरीन, ये सब जो देश हैं वहाँ से कई इंडियंस को लाया गया था। 1,76,000 इंडियन को लाया गया था गल्फ वार के समय। ठीक है, उस रिकॉर्ड को अभी तोड़ने वाला है। वंदे भारत मिशन एक्चुअली है क्या, तो अभी जो है वंदे भारत मिशन स्टार्ट किया था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा इसको चालू किया गया। इसके तहत विदेशों में जो फंसे हुए लोग हैं उनको इंडिया में लाया जा रहा है। ठीक है, इस कोविड-19 वाले बीमारी में, कोरोना वायरस वाले बीमारी में जो लोग बाहर से मतलब बाहर फंसे हुए दूसरे कंट्री में किसी भी रीजन से, या तो वहाँ घूमने गए हों, पढ़ने गए हों, बिजनेस करने गए हों, यहाँ कुछ साल से रह रहे हों, ठीक है, तो अभी जैसे कंट्री के अंदर से डिफरेंट लोगों को लाया जा रहा है, उसी तरह से बाहर से भी लाया जा रहा है। तो 1,76,000 लोग पहले लाए जा चुके हैं, एक रिकॉर्ड है। लेकिन अभी कितने लोगों को लाया गया है अभी तक, तो अभी तक जो है 1,07,000 लोगों को लाया जा चुका है। ठीक है, अभी कई सिटीजन आने वाले हैं, तो बोला जा रहा है कि ये रिकॉर्ड अब टूटने वाला है, बहुत जल्दी ये रिकॉर्ड जो कुछ दिन के अंदर टूट जाएगा, 1,76,000 का रिकॉर्ड। ठीक है, तो इसके तहत वंदे भारत मिशन के बारे में भी डिस्कस किए कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का प्रोग्राम है, विदेशों में जो फंसे हुए लोग उसको इंडिया में लाया जा रहा है। ठीक है, ये रिकॉर्ड क्यों टूटने वाला है, क्योंकि 3 लाख से ऊपर लोगों ने रजिस्टर किया है कि हम इंडिया में आना चाहते हैं, दोबारा आना, मतलब इंडिया में आना चाहते हैं, हमको यहाँ से ले चलो किसी तरीके से। ठीक है, तो ये कब हुआ था, कुवैत में हुआ था। ठीक है, ये जो 1,76,000 लोग कब कहाँ से लिए गए थे, कुवैत से लिए गए थे, जब इराक और कुवैत में हमला हो गया था, गल्फ वार एक्चुअली बोला जाता है। आप एक मूवी देखे होंगे एयरलिफ्ट, अक्षय कुमार का एक मूवी है जिसको नाम है एयरलिफ्ट, उसमें पूरा प्रोसेस को दिखाया गया है। ठीक है, मतलब इसी प्रोसेस गल्फ वार, मतलब इस एविक्यूएशन प्रोसेस पे मूवी बनाया गया जिसका नाम है एयरलिफ्ट। ठीक है, तो एयरलिफ्ट मूवी में इसी प्रोसेस को दिखाया गया, मतलब इसी सिचुएशन पे मूवी बनाया गया एयरलिफ्ट, आप देख सकते हैं यदि आपके पास टाइम हो तो। नेक्स्ट है पीएम प्राइवेट सेक्रेटरी टोपनो गेट्स वर्ल्ड बैंक असाइनमेंट। तो पीएम के प्राइवेट सेक्रेटरी थे राजिम टोपनो, उनको जो है वर्ल्ड बैंक में प्रमोट, मतलब यहाँ से भेजा गया है। तो देखते हैं इस न्यूज़ में क्या कि प्राइम मिनिस्टर प्राइवेट सेक्रेटरी राजीव टोपनो 1996 बैच के आईएएस थे, गुजरात कैडर के। ठीक है, उनको सीनियर एडवाइजर के रूप में भेजा गया, सीनियर एडवाइजर टू द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो वाशिंगटन डीसी में जो वर्ल्ड बैंक है उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के सीनियर एडवाइजर के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। ये भी प्राइम मिनिस्टर के प्राइवेट सेक्रेटरी थे 2014 के समय से ही, और पीएमओ में यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में 2009 में इनको अपॉइंट किया गया था। इसके अलावा पीएमओ के एक और ज्वाइंट सेक्रेटरी थे ब्रजेंद्र नवनीत, 99 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, तमिलनाडु कैडर के। उनको भेजा गया है डब्ल्यूटीओ में इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स के रूप में, डब्ल्यूटीओ में भेजा गया परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया के रूप में। उसके अलावा एक और आईएएस ऑफिसर है 1993 बैच के, असम और मेघालय कैडर के, रवि कोटा। उनको क्या किया गया, हैज बीन मेड मिनिस्टर इन द एम्बेसी ऑफ इंडिया इन वाशिंगटन डीसी। तो वहाँ पे इकोनॉमिक एडवाइजर के रूप में इंडिया एम्बेसी में वाशिंगटन डीसी में भेजा गया है। ठीक है, तो हम लोग ये अब देखें। इसके अलावा और भी कई काम किया गया, जैसे ब्रुसेल्स में एक को भेजा गया, एम्बेसी ऑफ ब्रुसेल्स में भेजा गया एक एडवाइजर के रूप में अशोक कुमार को। ठीक है, तो मेन यहाँ पे जो न्यूज़ था इनके बारे में था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कि ब्रिंग पीएम केयर्स फंड अंडर द आरटीआई सेफली। तो एक प्ली दायर किया गया है कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में। उसमें कहा गया पीएम केयर फंड को आरटीआई के अंदर लाओ, कि पीएम केयर फंड में कितना दान आया है, उस पैसे से क्या हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे सरकार का दलील क्या है कि जो पुराना वाला फंड था PMNRF है ना, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, वो भी आरटीआई के अंदर नहीं आता और उसको भी कैग के द्वारा ऑडिट नहीं किया जाता है। तो उसी तरीके से उसी लाइन में पीएम केयर्स को भी आरटीआई के अंदर नहीं लाया गया है और उसको भी कैग के अंदर नहीं लाया गया। ठीक है, लेकिन लोगों का कहना है, जो विपक्षी पार्टी का कहना है कि PMNRF पुराना था, है ना, उसके बारे में बात मत कीजिए, पीएम केयर्स को आरटीआई का लाइए। ठीक है, तो मेरा तो मानना है कि गवर्नमेंट को दोनों को, पीएम केयर्स और PMNRF दोनों को आरटीआई के अंदर लाना चाहिए, दोनों को कैग के अंदर भी लाना चाहिए। ठीक है, तब क्या होगा, कोर्ट डिसीजन करेगा यहाँ पे, सरकार का क्या दलील है सुना जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो अभी के लिए याद रखिएगा, जैसे बहुत लोग कह रहे हैं कि PMNRF जो है, बहुत लोगों को ऐसा लग रहा है कि PMNRF जो है वो आरटीआई के अंदर है, नहीं, तो वो भी आरटीआई के अंदर नहीं है। ठीक है, ये था इस न्यूज़ से। तो PMNRF का स्थापना 1948 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, इतना याद रखिएगा। और उस समय स्थापना करने का मेन पर्पज़ था, जो पाकिस्तान से जो लोग आए थे इंडिया में, मतलब कि जो पहले इंडिया ही था, बंटवारा के बाद जो उस तरफ से आए थे, ठीक है, जो इंडिया, तो उनको सेटल करने के लिए कुछ पैसा की ज़रूरत था, तो इसमें लोगों से दान मांगा गया था PMNRF में। मेन PMNRF में इशू क्या है, PMNRF में एक इशू ये है कि इसमें कांग्रेस पार्टी के जो प्रेसिडेंट होते हैं इसके मेंबर बन जाते हैं, कांग्रेस पार्टी के जो प्रेसिडेंट होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, इसके मेंबर बन जाते हैं। आप समझ सकते हैं एक नेशनल फंड है, नेशनल रिलीफ फंड है, जिसमें लोग दान देते हैं पैसा,
डिजास्टर मेंटेन करने के लिए। और यहाँ पे एक पार्टी के प्रेसिडेंट को मेंबर बनाया गया, तो ये चीज़ हमको भी गलत लगता है। यहाँ पे अपोजिशन लीडर को मेंबर बनाया जाना चाहिए था, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है लोकसभा में, राज्यसभा में, ठीक है। तो मतलब कोई एक सरकारी पोस्ट को बनाना चाहिए था, ऐसा आदमी होना चाहिए जो गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेटेड हो, मतलब एक गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट के अंदर आता हो। अब किसी पार्टी के प्रेसिडेंट को एक मतलब कि दान देने वाले फंड में आप बना रहे हैं, उसके मतलब कुछ समझ से बाहर जाता है सब, ठीक है। हालांकि अभी भी PMNRF में कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट मेंबर हैं, तो उसी को बाईपास करने के लिए PM केयर बनाया गया था, ठीक है। तो नेक्स्ट न्यूज़ हम लोग देखते हैं कि इंडिया भोज 15 मिलियन टू वैक्सीन अलायंस। तो कल एक मीटिंग हुआ था गावी के नाम से, ठीक है, गावी के नाम से। तो एक किसके द्वारा करवाया गया था, तो एक इंटरनेशनल वैक्सीन अलायंस बनाया गया है, ठीक है। वर्चुअल ही समिट हुआ इसके बारे में, और इसमें मोदी के प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा इंडिया को रिप्रेजेंट किया गया, और ये होस्ट किया गया था ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन के द्वारा। बोरिस जॉनसन के द्वारा इसको होस्ट किया गया था, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो हैं, ठीक है। ग्लोबल वैक्सीन समिट गावी के नाम से इसको जाना गया। इसमें और भी कई तरह के मतलब कि कई लोग आए, दूसरे कंट्री के मिनिस्टर, बिजनेस लीडर, UN एजेंसी, सिविल सोसाइटी, 50 कंट्री के लगभग आए। इंडिया के द्वारा यहाँ पे बोला है कि इंडिया सिविलाइजेशन टीचर्स टू सी द वर्ल्ड एज वन फैमिली। इंडिया में जो है वसुधैव कुटुंबकम के तहत इंडिया को, पूरे दुनिया को एक फैमिली के रूप में माना जाता है। और इस पेंडेमिक में हम लोग इस काम को कर भी रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, तो इंडिया जो 120 कंट्री को दवाई प्रोवाइड कराया गया, HCQ यदि मांगा गया है, जिस कंट्री के द्वारा HCQ मांगा गया, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, वो इंडिया के द्वारा प्रोवाइड कराया गया है, ठीक है। इसके अलावा बताया कि इंडिया जो है इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में दुनिया के बड़े पॉपुलेशन को सर्व करता है। मतलब कि जो बच्चे लोगों को टीका लगाया जाता है, सुई लगाया जाता है बचपन में ही, 1 से 2 साल के अंदर ही, वहाँ पे इंडिया काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है। उसके अलावा सिंबल ऑफ सॉलिडेरिटी, एक सॉलिडेरिटी चल रहा है, ठीक है, ऑपरेशन सॉलिडेरिटी की तरह से चल रहा है। उसके तहत क्या है, तो वैक्सीन का डिस्कवरी किया जा रहा है, ठीक है। तो ऑपरेशन सॉलिडेरिटी अलग चीज़ है, UN के द्वारा चलाया जा रहा है। तो यहाँ पे एक याद रखिए कि ग्लोबल वैक्सीन समिट जो हुआ था यहाँ पे, ठीक है, ग्लोबल वैक्सीन समिट हुआ था, बोरिस जॉनसन के द्वारा होस्ट किया गया था। मतलब इसके मेन लीडर बोरिस जॉनसन थे, 50 कंट्री के डिफरेंट लोग यहाँ पे शामिल हुए थे, और इंडिया इसमें $15 मिलियन देने के लिए कहा है, ठीक है, कि यदि वैक्सीन खोजने में जो फंड स्थापित किया जाएगा तो 15 मिलियन हम देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे कि बैड लोन टू राइज शार्पली, PSB शेयर एट 6 ईयर्स ऑफ लॉस। तो बैड लोन जो है बहुत ज़्यादा राइज करने वाला है। तो बैड लोन एक्चुअली होता है क्या, तो यहाँ पे NPA आता है टर्म में। NPA का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो यदि मान लीजिए कि कोई बैंक है, बैंक का नाम A है, आदमी का नाम B है, तो A जो है B को लोन दिया है, B बोला था कि हम 3 महीने में दे देंगे या फिर 3 साल में दे देंगे, ठीक है। तो यदि 3 साल में दे देंगे, 3 साल में नहीं आया, ठीक है, तो 90 दिन तक वेट किया जाता है, 90 दिन तक वेट किया जाता है, यानी 3 महीने तक वेट किया जाता है, जिस दिन बोला गया था रिटर्न करने के लिए। अब 3 साल, 5 साल, 10 साल कुछ भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि उस समय तो जब लोन दिया जाएगा उस समय नहीं डिस्कस किया जाए कि हम इतने साल में रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो जिस दिन बोला गया था कि हम इस डेट को रिटर्न कर देंगे, वहाँ से 90 दिन काउंट किया जाता है। 90 दिन के अंदर पैसा यदि नहीं आता है, 90 दिन के अंदर यदि पैसा नहीं आता, पैसा या फिर उस पर इंटरेस्ट कुछ भी यदि नहीं आता है, तो मतलब 90 दिन तक जो पैसा लिया था वो बैंक को कोई जवाब नहीं देता है पैसा के बारे में या इंटरेस्ट के बारे में, तब उसको NPA में काउंट कर लिया जाता है। मतलब कि ये पैसा अब डूबने वाला है, बैंक को ये लग जाता है कि ये पैसा अब डूबने वाला है, तो उसको NPA बोला जाता है। फिर उस पर जो है वसूली का प्रोसेस चालू किया था डिफरेंट। तो NPA का मतलब होता है 90 दिन तक पैसा यदि नहीं आए ड्यू डेट से, जिस दिन बताया गया था। तो ये बताया कि बैड लोन्स राइज करने वाला, मतलब कि NPA राइज करने वाला है। क्योंकि 3 महीने तक लॉकडाउन चला है, तो लॉकडाउन के कारण कई लोगों का बिजनेस तो हुआ नहीं, तो लोन चुकाएंगे कहाँ से। ICRA का यहाँ पे मेंशन किया गया। ICRA एक रेटिंग एजेंसी है, जिस तरह मूडी एक रेटिंग एजेंसी है, उससे इंडिया का ये रेटिंग एजेंसी है ICRA, और इसका स्थापना किया गया था 1991 में, और गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। इसका फुल फॉर्म होता है इन्फॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, ठीक है, इन्फॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है, 91 में इसको स्थापना किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि झारखंड के CM के द्वारा कहा गया है कि यदि कोई भी आदमी झारखंड से बाहर जा रहा है तो उसको झारखंड सरकार के पास से रजिस्टर करा लेना चाहिए, ताकि किस तरह से आपदा आए तो हम उसको हेल्प कर सकें, ठीक है। क्योंकि अभी सबसे बड़ा डाटा क्राइसिस था। कहने मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पता ही नहीं था कि उसके आदमी, मतलब उसके स्टेट के आदमी कहाँ कहाँ रहते हैं, कौन कौन से स्टेट में रहते हैं, क्या काम करते हैं, कौन से कंपनी में काम करते हैं, किसी को पता ही नहीं था, कैसे वहाँ से वापस बुलाया जाएगा, ठीक है। तो वही झारखंड गवर्नमेंट द्वारा बताया गया कि यदि कोई आदमी बाहर कमाने जा रहा है दूसरे स्टेट में, तो उसको यहाँ पे बता देना चाहिए कि कोई किस कंपनी में ये काम कर रहा है, कब गया है, कहाँ गया है, ये सब रजिस्टर करना चाहिए। इसके पहले अभी यूपी गवर्नमेंट द्वारा कहा गया था, वहाँ पे एक माइग्रेशन कमीशन सेटअप करते हुए कहा गया था कि कोई भी आदमी यदि कोई भी कंपनी यदि यूपी के स्टाफ को रख रहा है अपने यहाँ, यूपी के स्टाफ को एम्प्लॉय बना रहा है, रोजगार दे रहा है, तो उसको पहले यूपी गवर्नमेंट से पूछ लेना चाहिए। मतलब कि यूपी के बाहर यदि कोई भी फैक्ट्री है और यूपी के आदमी को वहाँ पे मजदूर के रूप में या फिर किसी भी तरह से रख रहा है अपने फैक्ट्री में, तो उसको यूपी गवर्नमेंट से पहले परमिशन लेना पड़ेगा, ताकि यूपी गवर्नमेंट को पता चल सके कि हमारे आदमी कहाँ कहाँ हैं।
तो वहाँ पे मतलब कि दावा मतलब वहाँ पे किस पे प्रेशर दिया गया, कंपनी के ऊपर बताया गया कि आपको बताना है यूपी गवर्नमेंट को। यहाँ पे किसको बोला गया है, लेबर को ही बोल दिया गया कि आपको बताना है झारखंड गवर्नमेंट को कि हम यहाँ पे काम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये था आई थिंक कल का न्यूज डिस्कशन यहाँ तक था। आगे हम लोग देखते हैं कि राजस्थान गवर्नमेंट हैंड ओवर SHO सुसाइड टू CBI। वहाँ पे राजस्थान गवर्नमेंट में अभी जो है एक SHO थे वहाँ पे विष्णुदत्त बिश्नोई के नाम से, काफ़ी ईमानदार के रूप में उनका छवि था। ये भी सुसाइड कर लिया गया इनके द्वारा। तो काफ़ी मतलब कि एक एलिगेशन लग रहा था रूलिंग पार्टी पे कि रूलिंग पार्टी के दबाव में आ करके, ठीक है, इन्होंने सुसाइड किया। तो इस केस को जांच करने के लिए CBI को हैंडल कर दिया गया, CBI को सौंप दिया गया। CBI की स्थापना हम लोग देख लेते हैं। तो CBI ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, CBI का स्थापना हुआ था 1941 में और इसका मेन काम था वर्ल्ड वार सेकंड में जो करप्शन चल रहा था, वर्ल्ड वार सेकंड में जो मिलिट्री सप्लाई हो रहा था, ठीक है, उसमें काफ़ी ज़्यादा करप्शन हो रहा था, उसको जांच करने के लिए इसका स्थापना किया गया था। लेकिन वर्ल्ड वार जब खत्म हो गया तो उस समय सोचा क्यों नहीं इसको परमानेंट बना दिया जाए। तो वर्ल्ड वार 1 जब 1941 में इसको स्थापित किया गया था, उस समय इसका हेडक्वार्टर था लाहौर और इसको बनाया गया था स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत, स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, उसके तहत इसको बनाया गया था। बाद में 1945 में इसको परमानेंट बना दिया गया और हेडक्वार्टर रखा गया न्यू दिल्ली में। ठीक है, हेडक्वार्टर बना दिया गया न्यू दिल्ली में और नाम रखा गया दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। ठीक है, तो याद रखिए CBI न तो स्टैट्यूटरी है और ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये अपना पावर डिराइव करता है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत। ये था CBI के बारे में। CBI के जो अध्यक्ष होते हैं, CBI को जो मतलब जो अध्यक्ष होते हैं उनको 2 साल का टेन्यूर होता है, 2 ईयर टेन्यूर होता है, 2 साल के लिए अपॉइंट होते हैं। ये था CBI के बारे में। CBI जो है किसी केस को कैसे सुनता है, तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रिक्वेस्ट किया जाता है CBI को केस को हैंडल करने। जैसे न्यूज़ से देखते हैं राजस्थान गवर्नमेंट जो CBI को बोला है, मतलब कि CBI अपने से किसी केस को नहीं लेता है, उसको किसी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बोलना पड़ता है कि स्टेट गवर्नमेंट CBI को देता है केस कि आप इस केस को हैंडल कीजिए। ठीक है, ये था CBI के बारे में। नेक्स्ट यहाँ से आज का न्यू डिस्कशन है, यहाँ से आज का है सॉरी, इंडिया चाइना टॉक्स एग्री टू रिजॉल्व पीसफुली डिफेंस पीसफुली। तो 2-3 दिन से न्यूज़ में आ रहा है कि LAC पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे इंडिया और चाइना दोनों बार बार से बोल रहे हैं कि हम दोनों आपस में मामला सुलझा लें, किसी तीसरे कंट्री को यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जोधपुर पुलिस में इस न्यूज़ में कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं था। यहाँ पे हमें दिखाना चाहते हैं कि हमारे देश में पुलिस किस तरीके से मतलब कि बर्बरता पर उतारा है, इस तरीके से मारा जा रहा है। जबकि ये देखते हुए अमेरिका में अभी जो पूरा क्राइसिस चल रहा है, पूरा जो वहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है, इसी तरीके से वहाँ भी आदमी को मारा गया था। ठीक है, वहाँ भी आदमी को बिल्कुल सेम पोज में मारा गया, इस तरह से घुटना से उसके गर्दन पे मारा गया, जिसके कारण से आदमी का डेथ हो गया। आज पूरा अमेरिका जल रहा है, एक तरह से बोल सकते हैं, व्हाइट हाउस तक प्रदर्शन होने लगा था। फिर भी इंडिया में पुलिस देख करके कुछ नहीं सुधर रहा और इस तरीके से मारपीट जारी है। ये जोधपुर का है, राजस्थान का है। ठीक है, नेक्स्ट है रेलवे एम्प्लॉय क्वेश्चन ऑन मीटिंग एक्सपेल्ड ऑन पाक ऑफिसर्स। 2 दिन पहले एक न्यूज़ हम लोग डिस्कस किए थे, वहाँ पे 2 पाक ऑफिसर को, पाकिस्तान के 2 ऑफिसर को पर्सोना नॉन ग्रांटा डिक्लेयर किया गया था। पर्सोना नॉन ग्रांटा का मतलब क्या होता है, पर्सन डेट आई डोंट वांट, यानी अनवांटेड पर्सन। ठीक है, या फिर नॉट वेलकम्ड पर्सन। ठीक है, पर्सोना नॉन ग्रांटा का मतलब होता है कि पर्सन नॉट वेलकम्ड। तो पर्सोना नॉन ग्रांटा डिक्लेयर किया गया था और उनको बोला गया था कि जल्दी ही, जितना जल्दी हो सके आप यहाँ से मतलब देश छोड़ के पाकिस्तान चले जाइए, अपने देश से, मतलब इंडिया छोड़ दीजिए, आप जहाँ जाइए हम नहीं जानते हैं, आप इंडिया छोड़ के चले जाइए। क्योंकि पाकिस्तान हाई कमिश्नर के 2 ऑफिसर थे, कोई मतलब कि इलीगल एंट्री के हुए आदमी नहीं था, और तो उनके साथ मीटिंग कर, तो ये तो उस दिन का न्यूज़ था। आज का न्यूज़ क्या है कि 2 रेलवे एम्प्लॉई को, ठीक है, 2 रेलवे एम्प्लॉय, यहाँ पे नाम आप देख सकते हैं, 2 ऑफिशियल आबिद हुसैन मोहम्मद ताहिर, उनको दिल्ली पुलिस के द्वारा पकड़ा गया है। किस केस में, तो बड़ौदा हाउस के बाहर, ठीक है, जहाँ पे नॉर्दर्न रेलवे का हेडक्वार्टर है, नॉर्दर्न रेलवे का जहाँ हेडक्वार्टर है, बड़ौदा हाउस के बाहर जो है, उनके साथ ही इनको बात करते हुए देखा गया था। उन दोनों को क्यों एक्सपेल किया गया इंडिया से, तो स्पाइंग के केस में, मतलब इंडिया में जासूसी कर रहे थे। ठीक है, स्पाइंग के केस में वो दोनों को इंडिया से बाहर किया गया, तो उनके साथ ये दोनों को बात करते हुए पाया गया है, तो इसीलिए इन दोनों से पूछताछ किया गया, जेल वगैरह नहीं भेजा गया, बस उनसे पूछा गया है। ठीक है, तो 2 एम्प्लॉयज़ क्वेश्चन, तो अब देख सकते हैं रेलवे एम्प्लॉय थे ये दोनों। ठीक है, इतना ध्यान यदि रेलवे पे लगा दे तो रेलवे टाइम पे चलता, जनता को सुविधा मिलता थोड़ा। नेक्स्ट UNDP के बारे में, तो UNDP क्या है, तो यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। UNDP जो है, इसका स्थापना हुआ था 22 नवंबर 1965 को, 1965 को इसका स्थापना किया गया था। न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है, 177 कंट्री इसके सिग्नेटरी, मतलब इसके मेंबर 177 कंट्री है। न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है, 22 नवंबर 1965 को स्थापित हुआ था। और इसका काम क्या था, SDG को पूरा, SDG टारगेट जो भी रखा गया है अभी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो टारगेट रखा गया, उसको पूरा करने में कंट्री को हेल्प करना, मतलब कंट्री को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में हेल्प करना। तो उसके द्वारा बोला गया है कि हम प्रोटेक्टिव गियर डोनेट किए हैं, है ना, मतलब UNDP डोनेट किया प्रोटेक्टिव गियर, PPE किट, मास्क वगैरह। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे नॉमिनेटेड फॉर RS। तो एक्चुअली यहाँ पे नॉमिनेटेड वर्ड ही गलत लिखा है। नॉमिनेटेड का मतलब होता है
राष्ट्रपति जब नॉमिनेट करते हैं 12 मेंबर को, तो उसमें से नॉमिनेट नहीं किए गए। नॉमिनेटेड क्यों लिखा गया वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। जैसे देख सकते हैं इनका जितना लगभग तय है, ठीक है। जैसे क्योंकि राज्यसभा के इलेक्शन में कौन वोटिंग करता है, जो विधानसभा के मेंबर होते हैं, एमएलए होते हैं, और कर्नाटका में एमएलए का नंबर है कांग्रेस के पास, ठीक है। तो पहले से इनका जितना तय है, जितना जीतने के लिए चाहिए उतना कांग्रेस के पास एमएलए है, इसलिए यहाँ पे लिख दिया नॉमिनेटेड, क्योंकि जितना पहले से ही तय था। तो मल्लिकार्जुन खड़गे कौन थे, इनके बारे में पहले बात करते हैं। तो पिछला जो लोकसभा था उस समय कांग्रेस के लीडर थे। कांग्रेस के लीडर मतलब कि लीडर ऑफ हाउस थे, मतलब कि ऑपोजिशन लीडर थे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन के बारे में। अभी जो है लीडर ऑफ ऑपोजिशन बोला जाता है, मतलब कि अभी है तो ऑफिशियली कोई नहीं है, ठीक है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पोस्ट अभी खाली है, कागजी रूप से खाली है, लेकिन मेंटली बोला जाए या फिर एक तरह से बोलते हैं वैचारिक रूप से अधीर रंजन चौधरी जो कि कांग्रेस के हैं, याद रखिएगा, राहुल गांधी नहीं, अधीर रंजन चौधरी वेस्ट बंगाल से चुन के आए हैं, पश्चिम बंगाल से लोकसभा सांसद हैं, ठीक है। उनको जो है लीडर ऑफ हाउस मतलब कि लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा नॉमिनेट किया गया था। तो एक्चुअली होता क्या है कि लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए कम से कम 10% सीट किसी पार्टी के पास होना चाहिए। तभी हमारे यहाँ 543 हैं टोटल, यानी 55 सीट किसी पार्टी को जीतना चाहिए, तब जाकर उसके लीडर को 55 सीट किसी पार्टी को यदि आएगा तो उसके द्वारा नॉमिनेटेड लीडर को तो 55 लोग तय करेंगे मिलके कि हमारा नेता कौन होगा। उस नेता को लीडर ऑफ अपोजिशन का दर्जा दिया जाएगा। लीडर ऑफ अपोजिशन का दर्जा मिलने से क्या होता है, उनको कैबिनेट मंत्री के स्तर का दर्जा मिल जाता है। मतलब उनका जो क्वार्टर मिलेगा कैबिनेट मंत्री के स्तर का होगा, उनका पेमेंट कैबिनेट मंत्री के स्तर का होगा, उनको प्रोटेक्शन जो मिलेगा, उनको जो गाड़ी मिलेगा, सब कैबिनेट मंत्री के स्तर का दर्जा का होगा। तो आप बोल सकते हैं कि विपक्ष की तरफ से एक मंत्री बना दिया जाता है लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में, ठीक है। हालांकि कोई मंत्रालय नहीं मिलता है, ठीक है, लेकिन मंत्री के लेवल का सुविधा उनको मिल जाता है लीडर ऑफ अपोजिशन, इसलिए लोग लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए चाहते हैं। तो 55 मेंबर कम से कम होना चाहिए, लेकिन अभी कांग्रेस के पास 51 मेंबर है, पिछले बार 44 मेंबर था, ठीक है। तो मतलब पिछले बार भी लीडर ऑफ अपोजिशन का पोस्ट खाली था, लेकिन इस बार भी खाली है। लेकिन कांग्रेस जो है सबसे बड़ा पार्टी है, मतलब कि दूसरे नंबर पे अपोजिशन पार्टी के बीच में देखा जाए, अपोजिशन पार्टी के बीच में कांग्रेस सबसे बड़ा पार्टी है विपक्षी दलों के बीच में। तो इसलिए उसके नेता को एक तरह से मेंटली रूप से बोल सकते हैं, है ना, मतलब कि ऐसे मान लिया जाता है कि इसका जो कांग्रेस का जो लीडर है हाउस में उसको एलओपी बोल दिया जाता है। ऑफिशियली तो है नहीं, कागजी तौर पे तो है नहीं, क्योंकि 10% सीट है नहीं। तो पिछले बार थे मल्लिकार्जुन खड़गे और इस बार है अधीर रंजन चौधरी, जो कि वेस्ट बंगाल से आए हैं, पहले कर्नाटका के थे, ठीक है। इलेक्शन हार गए थे, ये काफ़ी अच्छे लीडर हैं, इलेक्शन हार गए थे। तो इनको अभी राज्यसभा के द्वारा भेजा जा रहा है और इसके थ्रू नेशनल पॉलिटिक्स में एक बार फिर लोकसभा या राज्यसभा की मीटिंग में आपको मल्लिकार्जुन खड़गे देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पे था लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन का पोस्ट सबसे पहले 1969 में आया था। उसके पहले लीडर ऑफ अपोजिशन का कोई पोस्ट नहीं होता था। क्यों? तो क्योंकि उसके पहले जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे और उनके सामने बोलने का किसी को हिम्मत नहीं होता था, पैसा समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए लीडर ऑफ अपोजिशन का पोस्ट ही नहीं था, कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ता था, क्योंकि लगभग पूरे देश पे मतलब कि मेजोरिटी सीट पे लोकसभा इसी का अधिकार रहता था, कांग्रेस का ही अधिकार रहता था और उनका कोई विरोध करना चाहता भी नहीं था। उनका काफ़ी इज्जत था यहाँ पे इंडिया में, तो उनका पर्सनालिटी ही इतना ज़्यादा था कि कोई इनके अपोजिशन में खड़ा ही नहीं होता था, ठीक है। तो इसलिए लीडर अपोजिशन का पोस्ट का जरूरत ही नहीं पड़ा। लेकिन 1969 में कांग्रेस 2 पार्ट में टूट गई थी। यदि आप पॉलिटिकल हिस्ट्री को पढ़े होंगे इंडिया को, तो 1969 में कांग्रेस 2 पार्ट में टूट गई थी। एक बना था कांग्रेस ओ, एक था कांग्रेस आर, एक था कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशनिस्ट, ठीक है, एक था कांग्रेस रिक्वेश्चनिस्ट, ठीक है, कांग्रेस क्वेश्चनिस्ट IST लास्ट में क्वेश्चन लगाते हैं, रिक्वेश्चनिस्ट। तो जो इंदिरा गांधी वाला जो फैक्शन था, इंदिरा गांधी का जो सपोर्टर थे, वो कांग्रेस आर के अंदर आते थे, ठीक है, और बाकी जो होते थे कांग्रेस ओ के अंदर आ गए थे। उस समय राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए लड़ाई हो चुका था कांग्रेस के अंदर ही, तो कांग्रेस 2 पार्टी में टूट गया था, ठीक है। तो उसी समय पहली बार 1969 में उस लड़ाई झगड़ा के फलस्वरूप 1969 में लीडर ऑफ अपोजिशन का पोस्ट हुआ कि एक लीडर ऑफ अपोजिशन भी होना चाहिए, ठीक है। तो पहले लीडर ऑफ अपोजिशन थे राम सुभाग सिंह, उनका नाम था। 4th लोकसभा के बात किया जा रहा है, अभी तो 17वीं लोकसभा चल रहा है। तो राम सुभाग सिंह इंडिया के पहले लीडर ऑफ अपोजिशन थे। ये कांग्रेस ओ के तरफ से आते थे, ठीक है, कांग्रेस ओ के तरफ से आते थे। और 1969 में 4th लोकसभा राम सुभाग सिंह पहले लीडर ऑफ अपोजिशन थे। तो 1969 से 1977 तक 1969 से 1977 तक इसी तरीके से चलता रहा। मतलब इसके लिए कोई कानून वगैरह नहीं था, ठीक है। ये गवर्नमेंट के ऊपर था कि मन किया तो अपॉइंट कर देंगे, नहीं तो नहीं भी करेंगे। लेकिन इसको इस प्रोसेस को कंफर्म करने के लिए कि हमेशा एक लीडर ऑफ अपोजिशन हो, इसके लिए एक एक्ट लाया गया। एक्ट का नाम था सैलरी एंड अलाउंसेज ऑफ लीडर्स ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट 1977, ठीक है। सैलरी एंड अलाउंसेज ऑफ लीडर्स ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट 1977, 1977 में एक एक्ट लाया गया। उसके तहत इसका सैलरी क्या मिलेगा, क्या सुविधा मिलेगा, अलाउंसेज मिलेगा, इसको डिफाइन किया गया और बोला गया कैबिनेट मंत्री के स्तर का इसको दर्जा दिया जाएगा हर तरीके से, ठीक है, गाड़ी बंगला पैसा सब किसमें, ठीक है। तो लीडर ऑफ अपोजिशन बनने से एक फ़ायदा हो जाता है
तो पहले लीडर ऑफ अपोजिशन थे कौन थे? राम सुभाग सिंह 1969 में, याद रखिएगा। और 1977 में कानून ला के इसको बनाया गया था। यानी एक स्टेचुटरी पोस्ट है, ऐसा बोल सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई जिक्र नहीं है कि स्टेचुटरी पोस्ट है। कई बड़े बड़े लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में रह सकते हैं, जैसे अटल बिहारी हो गए, लीडर ऑफ अपोजिशन थे। यहाँ तक कि राजीव गांधी भी 80-90 के आसपास में, 89 और 90, 2 साल लगभग लीडर ऑफ अपोजिशन रहे हैं। इसके अलावा लाल कृष्ण आडवाणी रहे हैं। पिछले बार जब UPA 2 की गवर्नमेंट थी, मनमोहन सिंह के दूसरा जो कार्यकाल था, वहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन थे सुषमा स्वराज, ठीक है, और लोकसभा में, और राज्यसभा में थे अरुण जेटली, ठीक है। तो लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह होते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन। जैसे अभी का देखा जाए तो गुलाम नबी आज़ाद है राज्यसभा में, और लोकसभा में है अधीर रंजन चौधरी, ठीक है। ये था इस न्यूज़ से। नेक्स्ट यहाँ पे क्या, अहेड ऑफ वोट फॉर UNSC सीट, इंडिया लॉन्चेज कैंपेन ब्रोचर। तो इंडिया जो है 8वीं बार, ठीक है, इंडिया जो है 8वीं बार UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट सीट को ऑब्जर्व करने जा रहा है। आपको पता हो कि UNSC में 15 मेंबर होते हैं, जिसमें 5 मेंबर परमानेंट होते हैं और 10 मेंबर टेम्पोररी होते हैं। 5 परमानेंट मेंबर को वीटो पावर मिला हुआ है, मतलब उनका यस होना जरूरी है किसी काम को होने के लिए, 5 का यस होना जरूरी है। कौन कौन है तो याद रखिएगा, UK, US, USSR, इस लय में एकदम याद रखिएगा, UK, US, USSR, फ्रांस और चाइना। UK, US, USSR, फ्रांस और चाइना, ये 5 कंट्री जिनको वीटो पावर है, परमानेंट मेंबर है। इसके अलावा 10 मेंबर को इलेक्ट किया जाता है हर एक 2 साल पे। तो इंडिया लगभग इलेक्ट होने वाला है, ठीक है, क्योंकि पहले से तो पता रहता है कि कौन कंट्री हमारा वोट करने वाला है हमारे फेवर में, कौन नहीं करने वाला है। तो इंडिया जो है 8वीं बार ऑक्यूपाई करेगा नॉन परमानेंट सीट को, ठीक है, ये याद रखिएगा, 8वीं बार। इसके पहले 7 बार कर चुका है, पाकिस्तान भी 7 बार कर चुका है, खुशी होने वाली की बात नहीं है, ठीक है। तो लास्ट टाइम इंडिया जो है 2011-12 में जो है ऑक्यूपाई किया था। तो 2 साल के लिए इलेक्शन होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे, कैन प्राइवेट हॉस्पिटल ट्रीट ऑल आयुष्मान भारत रेट, आस्क सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का द्वारा पूछा गया है कि क्या प्राइवेट हॉस्पिटल जो है आयुष्मान भारत योजना के तहत कोविड-19 का ट्रीटमेंट कर सकता है कि नहीं, और पुराने रेट पे ये पूछा गया है। तो हम लोग आयुष्मान भारत के बारे में पढ़ लेते हैं। इसका रिलीज हुआ था, मतलब कि इसको लॉन्च किया गया था सितंबर 2018 में रांची से इसको रिलीज़ किया गया था, लॉन्च किया गया था, रांची से इसको लॉन्च किया गया था। और रांची में एक फील्ड है, नाम है प्रभात तारा मैदान, ठीक है, प्रभात तारा मैदान से इसको लॉन्च किया गया था नेशनल, पूरे देश में आयुष्मान भारत योजना को। इसको PM जय योजना भी बोला जाता है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, और इसको मोदी केयर बोला जाता है, इसको मोदी केयर योजना भी बोला जाता है। मोदी केयर क्यों? क्योंकि USA में एक आया था ओबामा केयर, USA में एक आया था ओबामा केयर, उस लगभग कुछ ऐसा ही था वहाँ भी, और माना जाता है कि ये कॉपी किया गया है उस योजना का, इसलिए इसको मोदी केयर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके तहत क्या है, तो सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में, ठीक है, सेकेंडरी और टर्शियरी लेवल के ट्रीटमेंट में, ठीक है, प्राइमरी ट्रीटमेंट तो मिल जाता है फ्री में, सबको अवेलेबल है सरकारी अस्पताल में। सेकेंडरी और टर्शियरी लेवल का ट्रीटमेंट आप किसी भी हॉस्पिटल में करवा सकते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड किया गया है आयुष्मान भारत योजना के तहत। और पर फैमिली, ठीक है, पर फैमिली 5 लाख तक का ट्रीटमेंट साल भर में आप करवा सकते हैं। कोई कैपिंग नहीं है, मतलब कि कोई नंबर ऑफ फैमिली पे कोई कैप नहीं कि 5 आदमी का फैमिली होना चाहिए कि 10 आदमी का फैमिली होना चाहिए। यदि आपके फैमिली में 50 मेंबर भी है तो भी आप करवा सकते हैं, यदि आपका नाम इसमें है आयुष्मान भारत योजना के तहत। और कोई एज का गैपिंग नहीं है कि आप इतना से इतने एज में होना चाहिए, कोई भी आदमी हो, उसका नाम, उसके फैमिली का नाम बस आयुष्मान भारत योजना के तहत होना चाहिए। अब इसमें नाम ऐड कैसे होता है, इसके लिए एक सेंसस हुआ था ACCC, हालांकि इसके लिए सेंसस नहीं होता, एक हुआ था सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, 2011 में हुआ था ये सेंसस, सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। उसी के डाटा के आधार पे जो है इस लिस्ट को अपने आप तैयार किया गया, और इसमें बाहर से किसी आदमी का नाम ऐड नहीं होता है, ठीक है। तो ACCC सेंसस के तहत, सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के तहत आयुष्मान भारत योजना का लिस्ट प्रिपेयर किया गया है, और इसमें जिसका भी नाम है उसमें पर फैमिली 5 लाख तक का ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट करवा सकते हैं, सरकारी और प्राइवेट दोनों हॉस्पिटल में, पर फैमिली 5 लाख पर ईयर, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज यहाँ पे, फोन चार्जर कॉर्ड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मैंस यूरिनरी ब्लैडर। तो मैन के यूरिनरी ब्लैडर से फ़ोन चार्जर निकाला गया ऑपरेशन करके। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे कैसे आजकल न्यूज़ आता है और कैसे कैसे लोग हैं। गुवाहाटी का एक केस है कि 30 साल का कोई आदमी था और डॉक्टर को बोला कि उसके स्टोमक में मतलब कि दर्द हो रहा है, और उसके तरफ बताया गया कि हेडफोन मतलब कि जो होता है, ईयरफोन जो है ना, ईयरफोन का कॉर्ड जो फ़ोन में डाला जाता है वो एक दिन चबा रहा था और इसके तहत वो पेट में चला गया है तार टूट करके, ठीक है। तो उसके बाद फिर चेक किया गया, हेडफोन देख सकते हैं यहाँ पे, तो चेक किया गया, एक्सरे करके देखा गया, तो एब्डोमेन में वहाँ पे कुछ देखा गया कि इंडोस्कोपी से पता चला कि एक कॉर्ड है, ठीक है, और मतलब लोअर एब्डोमेन में कॉर्ड वहाँ पे पाया गया, ठीक है, एक्सरे से पता चला। और उसके बाद फिर बाद में ज़्यादा डिटेल स्टडी करने के बाद पता चला कि कॉर्ड जो है फ़ोन चार्जर का और यूरिनरी ब्लैडर में है, ठीक है। तो उसको फिर ऑपरेशन करके उसको निकाला गया। नेक्स्ट, US सीक फुल अकाउंटिंग ऑफ तियानवेन मैसेकर। तो तियानवेन मैसेकर के बारे में US का कहना है कि तियानवेन मैसेकर को हम लोग भूले नहीं हैं, ऐसा US का कहना है।
ठीक है। ऐसा क्यों कहा गया यूएस के द्वारा? तो अभी यूएस में जो प्रदर्शन हो रहा है उस पर चाइना के द्वारा मतलब कि एक तरह से बोल सकते हैं मजा लूटा जा रहा है ना। यूएसए में यदि यूएसए पूरा जल रहा है तो चाइना उस पर एक तरह से खुश हो रहा है अंदर ही अंदर। तो उसी के रिप्लाई में कहा गया तियानमेन मैसेकर को हम लोग भूले नहीं है। तियानमेन मैसेकर एक्चुअली था क्या? तो तियानमेन, देखिए तियानमेन स्क्वायर एक है। तियानमेन स्क्वायर मतलब तियानमेन चौक है, जैसे हम लोग इंडिया में जिसको चौक बोलते हैं ना, तो उसी को अंग्रेजी में लोग स्क्वायर बोल देता है, ठीक है। जैसे अमेरिका का एक मेडिसिन स्क्वायर है, काफ़ी फेमस है, वहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा रैली होता है। यहाँ तक कि मोदी जी का भी एक रैली हुआ है मेडिसिन स्क्वायर पे अमेरिका में, ठीक है। और आई थिंक हर साल 15 अगस्त को वहाँ पे एक इंडिया के सपोर्ट में रैली होता है। वहाँ पे जो भी इंडियन रहते हैं उनके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जाता है। आप यदि नहीं देखे हो तो गूगल पर सर्च करके देखिए, फिर आने वाले 15 अगस्त को लाइव देख लीजिएगा। तो तियानमेन मैसेकर में क्या था? तियानमेन स्क्वायर है एक चाइना में, ठीक है, बीजिंग के अंदर है। बीजिंग में एक चौराहा है तियानमेन स्क्वायर, और वहाँ पे स्टूडेंट के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था 1989 में। 4 जून था डेट आई थिंक यहाँ मेंशन नहीं है, लेकिन 4 जून मेंशन है यहाँ पे। 4 जून 1989 था। 4 जून तो अभी उसका एनिवर्सरी मनाया गया है, ठीक है। तो 4 जून 1989 को वहाँ पे गोली चलवाया गया था चाइना गवर्नमेंट के द्वारा स्टूडेंट पे, ठीक है। 36 यूनिवर्सिटी के 36 स्टूडेंट वहाँ पे किल हुए थे, और मतलब 200 लगभग पीपल मरे थे, जिसमें 36 तो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, ठीक है। तो स्टूडेंट के द्वारा हम काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे डेथ हुआ था, और कई सारे इंजर्ड भी हुए थे, हज़ारों की संख्या में इंजर्ड हुए थे, ठीक है। तो मतलब कि काफ़ी ग्लोबली इसको रिकोगनाइज़ किया गया था इस मैसेकर को। तो यूएस के द्वारा बस वही कहा गया है कि हम भूले नहीं हैं कि किस तरीके से आपने स्लॉटर किया था, ठीक है, प्रोटेस्टर को तियानमेन स्क्वायर में 1989 में, ठीक है। आप हम पे ज़्यादा खुश मत होइए, अभी हमारा देश में कुछ आपदा आया हुआ है तो, ठीक है। तो ये बता, तियानमेन स्क्वायर याद रखिए कि चाइना के बीजिंग में है, चाइना के बीजिंग में है, और 4 जून 1989 को काफ़ी न्यूज़ में कभी कभी रहता है। कोई भी देश में यदि चाइना कमेंट करता है तो चाइना को ये बताया जाता है कि आपके यहाँ भी एक तियानमेन स्क्वायर हुआ था। तो हमेशा ही न्यूज़ में रहता ही है। चाइना का तो आदत है दूसरे देश में कमेंट करने का। तो तियानमेन स्क्वायर के बारे में याद रखिए कि चाइना में है, और 1989 में यहाँ पे मैसेकर हुआ था 4 जून को, ठीक है। तो इसी के साथ आज का न्यूज़ सेशन समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।